क्या पढ़ रहे थे भाई? याद घर पे जाके पढ़ा था क्या थोड़ा बहुत? पढ़ोगे तो ही पार पड़ेगी, नहीं तो ऐसे क्लास में समझ में आने से कुछ नहीं होता है। तुम जब तक रिवाइज नहीं करोगे, तुम्हें याद नहीं रहेगी चीजें, तब तक कोई फायदा नहीं है। पढ़ा था क्या घर जाके? याद है वो? कल अपन मोल पढ़ रहे थे ना, और पिछली जो एग्जाम है उसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे हैं छोटे छोटे। लेकिन वो न्यूमेरिकल सोल्व कैसे करें, इसके लिए अपन ने 3 प्रकार से पढ़े थे कि मोल वाले जो टॉपिक है उसमें 3 तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं, है ना। उससे पहले आपको 1 मोल का मान ज्ञात होना जरूरी है कि 1 मोल का मान कितना होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये है। अब मोल की सबसे पहला जो टाइप पढ़ा था अपन ने, हाँ, कि मोल की संख्या मोल दे रखा हो आपके, तो मोल दे रखा हो और फिर द्रव्यमान पूछे। ये सवाल पूछा हुआ है पिछली बार इस पैटर्न पे। तो क्या करेंगे अपन? गुणा कर दोगे। जो आपके प्रश्न में मोल दे रखा है उसको द्रव्यमान से क्या कर दोगे? हाँ, तो उसका उत्तर आ जाएगा आपके पास। ये तो बहुत सरल था, जो पिछले एग्जाम में पूछा हुआ था। उसके बाद में दूसरा कौन सा था? ग्राम में। हाँ, मोल की संख्या पूछ ले, उसका उल्टा कर दे। अगर पदार्थ का ग्राम में दे रखा हो और क्या पूछ ले, मोल की संख्या पूछ ले, तो भाग लगा दोगे। कुल द्रव्यमान बटे मोलर, तो क्या लगा दोगे? भाग। अब वो जो ग्राम में भार दे रखा है वो प्रश्न में लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब वो कहां से ले, आपको परमाणु द्रव्यमान याद रखना है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? और परमाणु द्रव्यमान अपन ने 20 तत्वों की याद करे थे ना, उससे बाहर नहीं करना है कुछ भी। वो 20 तत्व जिसकी याद है क्रम से, और जिनको उसका परमाणु द्रव्यमान जिनको याद है, वो आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकता है। तो एक में तो सीधा सीधा गुणा कर दिया जहां पे द्रव्यमान पूछा। दूसरे में आपको मोल की संख्या पूछी, उसमें भाग लगा दिया। भाग किस में किसका लगाओगे, ये है मुद्दा। हाँ, तीसरा पैटर्न कौन सा था? कणों की संख्या। कणों की संख्या ज्ञात करना, तो कैसे करोगे? हाँ, परमाणुओं की संख्या बटे आवेगाद्रो संख्या को गुणा किससे करना है? अणुभार या परमाणु द्रव्यमान से क्या कर देना उसको? गुणा। उस पे भी अपन ने 3 प्रश्न, 2-3 प्रश्न सोल्व करे थे। ठीक है, अब सवाल को ढंग से ये देखना है कि मोल दे रख के द्रव्यमान पूछ रहा है, या आपको मोल की संख्या पूछ रहा है, या कणों की संख्या दे रखी है। ये आपको सवाल में ध्यान से देखना है, और फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये तभी होगा जब आप खुद ही एक बार तीनों फॉर्मूले जो है याद करके 2-3 बार कॉपी में लिख के देखोगे। और ये जो अपन एग्जाम्पल जो लिखे है ना, एज इट इज मिलेगा कॉपी में। ये भी मैं बता रही हूँ, इवन संख्या भी पिछली बार चेंज करी नहीं है, ऐसे के ऐसे सीधे के सीधे उठ के आए हैं। अब H2O का आपको अणुभार ज्ञात करने की जरूरत नहीं, इतना कर लिया कि 18 है। अब वहां पे 16 + 2 करने की जरूरत ही नहीं है। अमोनिया का सीधा सीधा पता है 17 हो गया। कल अपन ने इतनी बार अमोनिया अमोनिया कर लिया कि नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन, 14 + 3 कितना हो गया? इसी तरीके से CO2 का बता सकते हो 44, है ना। 2 ऑक्सीजन, 16 16 32, कार्बन का 12, 32 और 12 कितने हो गए? 44 हो गए। तो कुछ तो सारे ऐसे कैसे याद आते हैं, इन्हीं में से घूम फिर के सवाल आ रहा है। अब अपन इतना क्यों पढ़ रहे हैं? सवाल ये भी किसी के मन में, बहुत कोर्स कब होगा? कोर्स तो 2 दिन में मेरे पास ऐसी ट्रिक है, मैं 4 दिन में करा दूं कोर्स। तो कोई यहाँ पे कोई टीवी थोड़ी होगी अपने जो डोट्स का कोर्स ले रहे हैं अपन। ये ऐसे बेहुदा सवाल कभी नहीं करने। अगर रेगुलर क्लास चलेगी तो कोर्स होगा जाएगा कहाँ? क्लासेज अगर नियमित चल रही है तो कोर्स नहीं होता है। इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि ये पिछले हम देख रहे हैं कि एग्जाम न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। अब ये कहाँ से करोगे? ना तो बोर मॉडल से सोल्व होंगे, न रदरफोर्ड मॉडल से सोल्व होंगे, न थॉमसन से सोल्व होंगे। फिर आएगा कहाँ से ये? तो ये तो कोई भी नई चीज सीखते हैं तो जोर आता है एक बार थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। अगर एक बार धैर्य से क्लास में समझ लो और 2-4-5 बार न्यूमेरिकल कर लो तो फिर आपको पता लग जाता है कि ये समझने वाला टॉपिक है। ये चीज़ तो याद करने की, अब जैसे मोल में आपको 1 मोल का मान याद ही होना चाहिए। उसके बाद में 3 तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं। उन तीनों तरह के न्यूमेरिकल में कौन कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं? द्रव्यमान पूछा है, मोल की संख्या पूछी है, या कणों की संख्या पूछी है। तो कौन से फॉर्मूले? 3 गिनती के फॉर्मूले हैं, तीनों पे अपन ने न्यूमेरिकल करे थे। और लास्ट में जो सवाल करा था कि किस में जो है संख्या ज्यादा, हाँ, ये संस्कृत विभाग में पूछा हुआ प्रश्न था। तो आपने उसका उत्तर क्या निकाला था? कैल्शियम में
हाँ, फिर मैंने एक सवाल आपको घर करने के लिए दिया था कि करके लाना भाई। क्या करा आपने? उसका 0.5 निकाला आपने। उसमें पूछा क्या है? मोल की संख्या में द्रव्यमान नहीं पूछा है। द्रव्यमान पूछता तो गुणा कर देते। कणों की संख्या पूछी है। कितना? आंसर कितना है उसका? 0.5। कितना दे रखा ऑक्सीजन का भार ग्राम में? और वैसे परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 8 में किसका भाग लगेगा? 16 का या 32 का? हाँ, वो लिखा है ना। अब 0.5 मान लो ऑप्शन में नहीं मिले आपको, 1/2 ये भी कर सकते हो। और 1/2 भी नहीं मिले और 0.5 भी ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर क्या करोगे? तो एक बार आपको गुणा करके देख लेना है 6.022 से, कल लिखा था ना अवगाद्रो, उससे गुणा करके और देख लेना कि फिर वो जरूर ऑप्शन में मिलेगा। कई बार क्या करता है मोल शब्द काम में नहीं लिखता है। कई बार ऑप्शन में क्या करता है मोल शब्द नहीं लिखता है, वो सीधा मोल नहीं लिख रहा है, इसका मतलब उसने किससे गुणा कर दिया? अवगाद्रो संख्या से गुणा कर दिया उसने। तो ये अगर आपके जो उत्तर है वो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है ना आपको, तो एक बार 6.022 गुणा 10⁻23 से क्या कर लेना है? गुणा। पूरी संख्या से गुणा मत करो, पूरे प्रश्न एक तरफ हो जाएंगे, नहीं तो शुरू से करके देख लेना। अगर ऑप्शन में मोल नहीं लिखा हुआ और आपने जो उत्तर निकाला वो मैच नहीं कर रहा है तो एक बार किससे गुणा करके देख लेना है? अवगाद्रो संख्या से, फिर 100% मैच कर जाएगा। अब अपन आज जो है पढ़ेंगे परमाणुकता। ये इस पे भी सवाल पूछा हुआ है। आर्गन की परमाणुकता पूछी थी कि ऑर्गन गैस जो है उसकी परमाणुकता क्या होगी, ये फर्स्ट ग्रेड में। इस पे परमाणुकता बहुत आसान है। किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। और ये तो सबको पता है ना, परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, ये तो सबको पता है। उसी को इसने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, बस भाषा बदल दी कि किसी भी अणु में उपस्थित किसकी संख्या? परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? उस तत्व की परमाणुकता या एटमोसिटी कहलाता है। अब जैसे CO2 है ना, समझने की बात है। CO2 मैंने लिखा यहाँ CO2। अब कार्बन का एक परमाणु, ये मान लो कोई अणु है, मोलिक्यूल है ये, है ना। इसमें अपन अब परमाणु कितने हैं ये निकालना है। जितने परमाणु होंगे वही उस तत्व की या उस अणु की क्या कहलाती? परमाणुकता कहलाएगी। अब यहां पर देखना कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो मैंने आपको शुरू में बताया था O+O, एक O यहां पर क्या है? परमाणु। और ये भी क्या है? परमाणु। और ऑक्सीजन के दोनों परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? O2 अणु बनाते हैं। तो यहां पर परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2। तो यहाँ 1+2 कितना आया? 3। इसका मतलब CO2 की परमाणुकता कितनी होगी? 3 होगी। ऐसे निकालना है। ये हर जगह ट्रिक वैसे सक्सेस नहीं है, लेकिन आपके एज ए जनरल साइंस में आंसर इसका निकल आता है। अब कुछ तत्व है जो आपको याद रखने हैं, जो असेप्शन है या अपवाद आप जिसको मान सकते हो, और उसी में से प्रश्न पूछा जा रहा है। आपने एक नाम सुना होगा अक्रिय गैसें, है ना। अक्रिय गैसों की, चाहे वो कोई से भी नाम लिखेंगे, कौन कौन सी अक्रिय गैसें? अक्रिय गैसों की परमाणुकता 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। और ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है। अक्रिय गैस नाम नहीं लिखा था उसने, एग्जाम्पल लिख दिया था ऑर्गन, है ना। क्या लिख दिया था? ऑर्गन। कि ऑर्गन जो है उसकी परमाणुकता कितनी होगी, तो आप क्या कर सकते हो? 1। अब देखो आपको सीधा सीधा लिखेगी नाइट्रोजन की परमाणुकता, ऑक्सीजन की परमाणुकता, तो सीधे सीधे नाइट्रोजन 2 परमाणु से N+N, इसका मतलब N2 गैस की परमाणुकता कितनी है? 2। ऑक्सीजन आपको अभी भी पता है O+O, 2 परमाणु से मिलकर बना है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी परमाणुकता कितनी है? 2 है। इस तरीके से परमाणुओं की संख्या आपको निकाल कर उनको जोड़ करके आपको आंसर देख लेना है कि हमने जो निकाला वो है कि नहीं है। अब आपके जो एग्जाम में पूछते हैं वो असेप्शन वाला पूछा था। अक्रिय गैस अभी नाम लिखेंगे कौन कौन सी गैसें जो है अक्रिय है, जिनकी परमाणुकता कितनी होती है? 1। और कुछ धातुएं हैं, लोहा है, कॉपर है, उनकी भी परमाणुकता कितनी होती है? वो 1 होती है। तो हेडिंग डालो परमाणुकता, एटमोसिटी। परमाणुकता या एटमोसिटी।
जो चीज आपने शुरुआत में पढ़ी थी वही आ गई घूम फिर के। पदार्थ की इकाई अपन ने पढ़ी थी अणु कहलाती है, ये पूछा हुआ सवाल है कि पदार्थ की इकाई क्या कहलाती है, अणु। और अणु किससे मिलके बने होते हैं, तो किसी भी अणु में परमाणु की संख्या को जोड़ दो, कितने परमाणु है वही क्या कहलाएगी, एटमोसिटी। तो लिखना किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उस तत्व की या अणु की परमाणुकता कहलाती है, एटमोसिटी या परमाणुकता कहलाती है। फिर लिखना परमाणुओं की संख्या के आधार पर विभिन्न प्रकार के तत्व एकल परमाणुक, एक बार नाम लिख लो फिर अपन बात करेंगे एकल परमाणु कौन से होते हैं। एकल परमाणुक, द्विपरमाणुक, त्रिपरमाणुक और बहुपरमाणुक हो सकते हैं। त्रिपरमाणुक या बहुपरमाणुक हो सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना, अक्रिय गैसों की परमाणुकता एक होती है। और अक्रिय गैसों की परमाणुकता कितनी होती है, एक। इसको क्या कहते हैं भाई, हीलियम। Na का मतलब है नियोन, Ar का मतलब है, और ऑर्गन का द्रव्यमान कितना, हाँ। और कैल्शियम का भी कितना होता है, 40। Kr का मतलब क्रिप्टोन, X का मतलब जिनोन, हाँ। Rn का मतलब है रेडोन। इन सब का जो परमाणु द्रव्यमान एटोमिसिटी कितनी होती है, आपको कोई सा भी लिखा मिल सकता है। एटमोसिटी जो होती है इनके एक होती है, और ये पूछा है ऑर्गन वाला, ये लिख लो। अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है, ऐसे कैसे लिख लो। याद रह जाएगी। रख लोगे ना याद। अब इसकी क्या ट्रिक बढ़ाएंगे, हर चीज़ों की ट्रिक थोड़ी होती है कोई है। हाँ, अजनबी गैस से बोलते हैं, नोबल गैस, अक्रिय गैस। हाँ, छोटू भैया ने बता दी ट्रिक, मेरे से तो छोटे होंगे। तुम मुझे अपने उम्र की हम उम्र मत समझा करो, 2014 से पढ़ा रहे हैं इस मार्केट में। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे एज की हूँ, 50 साल। हाँ, लिखो।
अब देखो कुछ धातुएं होती है जिनका भी पूछा जा सकता है, जो अपवाद स्वरूप उनकी भी परमाणुकता कितनी हो सकती है, 1 होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर जो भी है आप ये स्टार पॉइंट करके लिखना। कुछ धातुएं जिनकी परमाणुकता 1 होती है, Fe, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये 3 है। और इनकी परमाणुकता भी कितनी होती है भाई, 1 होती है। सबको पता है Fe का मतलब आयरन, Cu का मतलब है कॉपर, और एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भाई, 27, 27। परमाणु द्रव्यमान एल्यूमिनियम का कितना होता है, 27। अगर लोहे की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की परमाणुकता आपसे पूछी जाती है तो उसका उत्तर 1 कर देना। अगर अक्रिय गैसों की पूछी, इनमें से कोई सा एग्जाम्पल से ऑर्गन लिख दे, हो सकता है इस बार रेडोन लिख दे, जिनोन लिख दे, या हीलियम लिख दे, तो आप सीधा सीधा आंसर क्या कर दोगे, उसका 1 कर दोगे। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनकी परमाणुकता कितनी होती है, 2। नाम देखो, O2, N2। ये जो गैसें हैं इनकी दो दो दिख रहे हैं, इसका मतलब इसमें 2-2 परमाणु भाग ले रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी परमाणुकता कितनी होती है, 2। ये द्विपरमाणुक होती है। कैसी होती है, तो अगला स्टार पॉइंट करके लिखना, O2, H2, N2, Cl2, Cl2 द्विपरमाणुक है। द्विपरमाणुक है, देखने से पता चल रहा है कितने कितने परमाणु भाग ले रहे, तो इसलिए कैसी होगी। अब मान लो कि एग्जाम में पूछ ले आपसे इस तरीके से, थोड़ा देखो वो घुमा देता है, O2 व O3 की परमाणुकता क्रमशः है ना। O3 ओजोन का फॉर्मूला होता है, O3 किसका फॉर्मूला है, ओजोन। तो O+O पहले क्या बनेगा, O2। आगे चल के O2 नवजात ऑक्सीजन से सहयोग करके क्या बनाएगी, O3। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3 है। और इधर देखने से पता चल रहा है कि भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें 2 व 3 उत्तर दे रखा हो। तो अगला लिखना, नोट डाल के लिखना, ओजोन O3 की परमाणुकता, O3 के कोष्टक में नाम लिख लेना ओजोन, O3 को रासायनिक रूप से ओजोन की परमाणुकता 3 होती है। अगला स्टार पॉइंट करके लिखना, फास्फोरस को जो लिखते हैं ना तो P4 लिखता है वो, देखना आप, फास्फोरस को जब लिखता है तो P4 लिखता है। तो पता चल रहा है कि इसकी परमाणुकता कितना है, 4। तो लिखना, अगला स्टार पॉइंट करके लिखना, लिखना चतुष्क परमाणु, कैसे लिखो, P4 ऐसे लिखो जैसे ये लिखा ना बोर्ड पे, P4, और P का मतलब क्या होता है, और फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान, हाँ। फिर अगला कौन सा आएगा, सिलिकॉन, और 32। फास्फोरस की परमाणुकता 4, P4 के रूप में लिखा जाता है, और इसकी परमाणुकता कितनी होती है, 4। अब 5, 6, 7 हो तो उसको बहुपरमाणुक मान लेते हैं। जैसे सल्फर है ना, तो सल्फर को S8 के रूप में लिखा जाता है, तो इसको कहते हैं कि ये बहुपरमाणुक, ये कैसा है, बहुपरमाणुक है। तो लिखना अगला, यदि परमाणुकता की संख्या 4 से अधिक हो तो, 4 से अधिक हो तो बहुपरमाणुक
बहुपरमाणु के कहलाते हैं, बहुपरमाणु कहलाते हैं। जैसे S8 सल्फर, ऐसे लिखा होता है सल्फर को 8, इसकी मतलब परमाणुकता 8 है, इसलिए कैसा हो गया, बहुपरमाणु। अब एक आदि की तुम निकालो, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें। जैसे एग्जाम्पल करके लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1 H2SO4 की निकालो। H2SO4 की परमाणुकता निकालो भाई। केवल H2SO4 लिखा है, कोई प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ है सीधा H2SO4। H2 कब बनेगा, जब 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, तो 2 तो सीधा। सल्फर कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितनी है, कितने हुए, और 7 और 8, क्या बता रहे हो तुम ऐसे। परमाणु द्रव्यमान को छोड़ दो, संख्या गिननी है, डबल ये मत करो, अब वो टॉपिक वही हो गया। ऑक्सीजन का 8 ये मत करो, ऑक्सीजन के अणु कितने, परमाणु कितने, वो गिनती करनी है अब आपको, उस पे मत जाओ। 8, 16, 32 वो थोड़ी पढ़ रहे हैं अब। 7 कितनी होगी, हाइड्रोजन के सीधे सीधे H2 है तो H प्लस H, तभी तो H2 परमाणु मिलके क्या बनाते हैं, तो यहां पर 2 है, 2 तो किसके परमाणु है, हाइड्रोजन के। सल्फर के कितने, 1, और ऑक्सीजन के कितने, 4, तो कितने हो गए, 7। यहाँ 8 थोड़ी लिखा हुआ है, वो तो केवल S लिखा हुआ है। 8 लिखता तो H2SO4 सूत्र बनता है, गलत नहीं हो जाता है, रासायनिक रूप ही बदल जाता, जो कभी नहीं हुआ वो अपन कर देते फिर वहां जाके। इतनी थोड़ी अपनी हिम्मत, अब इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं बन गए कि अपन H2SO4 का रासायनिक संरचना ही बदल दे। 7 होगी है, हाँ। जो अपवाद है वो पूछते हैं, जो अपवाद है, जैसे आपने नोबल गैस या अक्रिय गैस पढ़ी है, धातुओं का पूछ ले, जैसे लोहा आया हुआ है, आएगा क्या, ऑर्गन का पूछा हुआ है, आएगा क्या, आ चुका, किसका पूछा था, ऑर्गन की परमाणुकता पूछी थी। अगला एग्जांपल लिखना, NO2CO3, NO2CO3 N का 1, ऑक्सीजन 1, 2 है, हाँ, तो कितनी हो गई, 3। उसके बाद में कार्बन कितना, और ऑक्सीजन कितनी, तो 4, 3, 7। कैल्शियम कार्बोनेट की निकाल के दिखाओ, बस ऐसे ही आएगा। CaCO3 की ये 4 तो सीधे सीधे, 1 कैल्शियम, 2 कार्बन, और 3 कितने हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 5। चलो ये निकाल के दिखा दोगे तो हाँ, होल थ्राइस ये निकालो, हाँ एक ही, C2 नहीं लिखा हो ना, एक ही लिखा हो, एक ही मानेंगे। संख्या लिखी हुई ना, उस संख्या को देखना है, 1 है तो 1, अगर 2 है तो 2, क्यों संख्या देखनी है आपको। ये निकालो भाई सारे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की परमाणुकता, अब देखो तुम करो ना, इतने सरल आते हैं, फिर इतने सरल आते हैं तो उत्तर एक क्यों नहीं आ रहा तुम सबका, आंसर एक क्यों नहीं आ रहा है, अलग अलग क्यों से बता रहे हो फिर। ये 3 है ना, पूरे के आगे, O के आगे और H के आगे, इसका मतलब है ऑक्सीजन भी 3 है और हाइड्रोजन भी 3 है, तो 3 और 3 6, और एल्यूमिनियम 1 है, तो कितनी हो गई, 7। ये पूरे के आगे भाई, AL ऐसे लिख दो समझाने के लिए, ये इसका मतलब है ऑक्सीजन भी कितनी है,
और हाइड्रोजन भी कितनी है, तो तीन तीन कितने हो गए, 6, और एक क्या है, एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर कितने हो गए, 7। अब वो क्या विचित्र प्रकार के ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले लिखता है कि ध्यान भटकाने के लिए, कि बच्चा ये फॉर्मूला देख के डर जाए और उसको आगे जो है बढ़ जाए छोड़ के। ये सरल सरल आते हैं, आगे लिखो, कर लोगे ना आप तो, ठीक है। अमोनिया की कितनी निकालोगे, हाइड्रोजन 3 है, एक नाइट्रोजन है 3, और एक कितनी होगी, 4 हो गए। अब लिखो, अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक और समभारिक, आइसोटोप और आइसोबार। आइसोटोप और आइसोबार, उसको समझने की पहले कुछ चीजें अपने को समझनी पड़ेगी। जैसे मैं एक किसी भी तत्व को कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा देखते हैं ना। जैसे x का मतलब होता है तत्व का प्रतीक, मैं लिखूंगी आगे। और यहाँ जैसे मैंने z लिख दिया, लिखना नहीं एक बार, और यहाँ पर a लिख दिया। x का मतलब तो यहाँ पर क्या है, तत्व का प्रतीक, और z का मतलब होता है मान लो परमाणु क्रमांक। z का मतलब क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे, परमाणु क्रमांक। और a का मतलब क्या होता है, परमाणु भार या द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। अपन ने निकाला था ना परमाणु भार। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा n, x की जगह मैंने क्या लिख दिया, n। x का मतलब तत्व है, कोई सा भी तत्व उठा लो, जैसे x की जगह मैंने क्या लिख दिया, नाइट्रोजन लिख दिया। नाइट्रोजन की यहाँ पे मैंने लगा दिया 7, तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक क्या है, 7। इसके ऊपर मैंने लिख दिया 14, तो इसका मतलब इसका द्रव्यमान कितना है, 14। इसी तरीके से मान लो मैंने x की जगह O लिख दिया, ऑक्सीजन, x की जगह ऑक्सीजन लिख दिया। यहां मैं लिखूं 8, तो 8 इसका मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक, 8 इसका क्या है, परमाणु। इसके ऊपर मैं लिखूं 16, तो आपका मतलब ये क्या, द्रव्यमान या परमाणु भार है। इसी तरीके से लिखूं मैं कार्बन, यहां मैंने लिखा 6 और यहां लिखा मैंने 12, तो इसका मतलब यहां जो नीचे जो संख्या लिख रहा है वो तो है परमाणु क्रमांक, और ऊपर जो संख्या आपको दिखा रहा है वो द्रव्यमान संख्या है, परमाणु भार। जैसे यहाँ 14 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 12। तो ये जो थोड़ा बहुत आपको ये अगर समझ में आ रहा है ना, तो आराम से आप बता सकते हो कि समस्थानिक कौन से हैं और समभारिक कौन से कहलाते हैं। तो सबसे पहले लिखना रासायनिक, रासायनिक रूप से, इसमें एक लाइन लिखेंगे पहले, रासायनिक रूप से तत्वों को, रासायनिक रूप से तत्व को एक विशेष प्रारूप में, एक विशेष प्रारूप में लिखा जाता है। अब ऐसा कैसा लिखना, x लिखो, ऊपर a और इधर z, कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको मतलब पता होना चाहिए। फिर वो एग्जाम्पल जो अपन ने लिखे हैं वो लिखो। जैसे He लिखा, He का मतलब सब समझ गए, यहाँ क्या, हीलियम। यहाँ मैं लिखूं 2 और यहाँ लिखूं मैं 4, तो 2 तो क्या इसका
और 4 क्या है इसका? ये थोड़ा सा पहचान लोगे तो सवाल जो पूछता है कि समबारिक कौन से छाटो 4 एग्जाम्पल में, समस्थानिक कौन से हैं, तो वो छाटना आपके लिए इजी हो जाएगा। परिभाषा से प्रश्न नहीं आता, परिभाषा को समझने के बाद में एनालिसिस प्रैक्टिकली वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं। लिखो परिभाषा, एक ही तत्व के समस्थानिक की परिभाषा लिखो, आइसोटोप, आइसोटोप भी कहा जाता है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक, जिनका परमाणु क्रमांक, अंडरलाइन करना परमाणु क्रमांक को, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसको भी अंडरलाइन करना, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, ऐसे तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के भी 3 होते हैं ना, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम। देखो इधर देखो, यहां भी कार्बन के परमाणु क्रमांक 6, यहां पे भी परमाणु क्रमांक कितना है, और यहां पे भी कितना है। ऊपर अपन किसको लिखते हैं, द्रव्यमान, ऊपर क्या लिखते हैं, द्रव्यमान। यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 14। इसका मतलब परमाणु क्रमांक तो सेम आ रहा है, लेकिन द्रव्यमान संख्या बदली है। इसका मतलब ये क्या है, समस्थानिक है। कार्बन की क्या है, समस्थानिक। लेकिन ये 2 अस्थायी होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। वह अब देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के एक एक एक, नीचे यहाँ लिखते हैं वो क्या है, परमाणु क्रमांक। नीचे जो लिखते हैं वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक। तीनों का परमाणु क्रमांक एक समान आ रहा है, लेकिन यहाँ 1, 2 और 3। इसका मतलब क्या बदल रहा है, द्रव्यमान बदल रहा है। क्या बदल रहा है, द्रव्यमान बदल रहा है। इसका मतलब परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इनके नाम लिख लेना, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। अब इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे कुछ चीजें, देख लेना। अब बहुत आसान है, परिभाषा थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि नीचे वाली संख्या समान और ऊपर वाली बदल रही है, क्या है, समस्थानिक। नीचे वाली संख्या एक समान 6 6 6, ऊपर वाली 12 13 14 बदल गई। इसका मतलब क्या है, ये समस्थानिक है, आइसोटोप है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना, समस्थानिक, समस्थानिक में, समस्थानिक में कार्बन का, कार्बन
कार्बन का महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि कार्बन 12 समस्थानिक का उपयोग किसमें करते हैं भाई? जीवाश्म की आयु निर्धारण करने में। हाँ, C2 लिखो, इसमें दोनों लिखवाती हूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ। लिखना C12 समस्थानिक का उपयोग विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन के क्रिस्टलीय रूप को, एक बार लिखो, आगे आएगा ये, कार्बन के यौगिक पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय रूप को पहचानने में किया जाता है। वो क्रिस्टलीय शब्द को अंडरलाइन कर लेना। क्रिस्टलीय रूप, 2 प्रकार के कार्बन के यौगिक पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय रूप को पहचानने में किया जाता है। और C14 का उपयोग किस में किया जाता है? जीवाश्म। तो लिख लो नोट डाल के, कार्बन 14 C14 का उपयोग जीवाश्म निर्धारण, हाँ ये काल निर्धारण, कई काल निर्धारण एक ही बात है। जीवाश्म का निर्धारण वो कि कितना पुराना है, यह काल निर्धारण में किया जाता है। आगे लिखना, समभारिक आइसोबार, नाम से पता चल रहा है, समभारिक आइसोबार। नाम से पता चल रहा है। समभार, भार समान, द्रव्यमान समान, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग। समस्थानिक का जस्ट अपोजिट। तो लिखना, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक तत्व कहलाते हैं। समभारिक तत्व कहलाते हैं। अब देखो, 2 तत्व लिखे मैंने, एक तो कौन सा लिखा है और यहां कौन सा लिखा है? कार्बन का परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक एक जैसा या बदल रहा है? ऊपर द्रव्यमान और यहाँ पे भी। इसका मतलब क्या है? ये समभारिक। क्या है? समभारिक। परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन द्रव्यमान समान, तो ऐसा क्या कहलाता है? समभारिक। नाम से पता चल रहा है समभारिक, भार समान। अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक। वो कोई भी 3 तत्व लिखता है कि सम न्यूट्रॉनिक बताओ आप छाट के, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान। अब यहाँ से तो काम नहीं चलेगा, अब आपको आना चाहिए कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाले। मुद्दा वाली बात तो यही है, तभी तो पता चलेगा। सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज छटवा रहा है, कोई भी 3 तत्व देगा और वो एग्जाम में सीधा एक लाइन लिखता है सम न्यूट्रॉनिक है, इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान है, वो तत्व छाटो आप 3। अब ऐसे तत्व तभी छाटने में आएंगे जब आपको किसकी संख्या निकालना आता हो? न्यूट्रॉन की। तो पहले परिभाषा लिखेंगे और हेडिंग डालो सम न्यूट्रॉनिक।
सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक इंपॉर्टेंट कर लेना इसको और लिखो ऐसे तत्व है ऐसे तत्व है जिनमें जिनमें द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या, अंडरलाइन करो इस शब्द को, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या और अंडरलाइन करो, तथा परमाणु क्रमांक, इसको भी अंडरलाइन करो, तथा परमाणु क्रमांक का अंतर, परमाणु क्रमांक का अंतर एक समान हो, एक समान हो, ऐसे तत्व, ऐसे तत्व सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट करके देखो, अब इस परिभाषा से पता चल गया न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करनी है। पढ़ो, इस परिभाषा में आपको ये चीज पकड़ में आ गई कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी कैसे है। द्रव्यमान संख्या में से किसको घटा दोगे? परमाणु क्रमांक को घटा दोगे तो वो जो नंबर आएगा वो किसका आएगा? सम न्यूट्रॉन का। परिभाषा में ये लिखा गया है। अब वो कोई सा भी तत्व हो, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, सब में निकाल निकाल के देखते जाना है कि कौन से 3 ऐसे तत्व अपने को दिख रहे हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ रही है? समान। वही उस प्रश्न का उत्तर। तो लिखो, इसमें इंपोर्टेंट लिखना, 3 तत्व है, कार्बन, ये पूछा हुआ सवाल है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रमशः। अब ऐसा कैसे लिखो जैसे मैंने लिखा ना बोर्ड पे, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तुम ये मत सोचो 15 कैसे हो गया, अपने को ये नहीं सुनना अपने को। हाँ, अपने को सब न्यूट्रॉन पूछ रहे हो तो उस परमाणु भार को जो ऑथेंटिक है, जो आपको पढ़ाया गया है, जो किताबों में लिखा है, हमें वहां ये सुनने वाला कोई नहीं है। ये ऐसा कितना उसका उद्देश्य, वो सब न्यूट्रॉनिक तत्व छटवाना चाह रहा है, उसका मात्र उद्देश्य इतना सा है। अब उस परिभाषा में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को घटा दो। द्रव्यमान संख्या में से किसको घटाना है? परमाणु क्रमांक को। यहां द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14 में से 6 गए, 8 बच गए। इधर द्रव्यमान संख्या कितनी है? और 15 में से 7 गया, 8। और यहां कितना है? 16, और 16 में से 8 गए। इसका मतलब यहाँ ये जो संख्या आई ये न्यूट्रॉन की आई है। इसका मतलब ये तीनों जो लिखे गए तत्व है ये क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। इसमें याद कुछ भी नहीं करना आपको, केवल ये छोटी सी बात याद रखनी है कि परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक, उल्टा मत कर देना, परमाणु क्रमांक में से परमाणु द्रव्यमान को माइनस में आएगा, फिर वो ऐसे भी आपको जो है लिख सकता है, माइनस में नहीं करना, हमेशा परमाणु द्रव्यमान में से घटाना है। किसको? परमाणु क्रमांक को। तो ये जो है ये लिख लेना, ये सारी क्या आई आपकी? न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला आपने बना लिया, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, ये होता है। ये लिख लेना भाई। आपको जो 4 ऑप्शन दे, हमें ये नहीं देखना कि ये 14 था या 15 कैसे लिख दिया, इस चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि उसका उद्देश्य सब न्यूट्रॉनिक तत्व छटवाना है। अब एक छोटा सा प्रश्न लिखो
कैंसर के उपचार में ये याद करने लायक चीज़ें थोड़ी बहुत। कैंसर के उपचार में कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ये थोड़ा सा 2-4 चीजें याद है जो याद करनी रखी पड़नी पड़ेगी। कैंसर जो डिजीज है उसको पहचानने के लिए एक आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। नहीं बेटा, कोबाल्ट 60 का। ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड तो ऐसे लिखते हैं, अगर कार्बन के नीचे छोटा ओ लिखा हो तो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट 60। और इसका उपयोग किसकी जांच में किया जाता है? कैंसर की जांच में। अगला कोबाल्ट कहते हैं, सी के नीचे ओ लिखा हो छोटा तो सी कोबाल्ट, अगर सी और ओ बराबर हो लिखने का तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी वो। अगला प्रश्न लिखना, परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक है। इतना आसान है कि वो चारों ऑप्शन यूरेनियम की लिखेगा। यू का मतलब है यूरेनियम तत्व। परमाणु भट्टी जो है उसमें फ्यूल के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो समस्थानिक है यूरेनियम, तो तुमने याद कर लिया, लेकिन यूरेनियम का भी कौन सा समस्थानिक, जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक लिखे थे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो आपने कहा कार्बन 12 का उपयोग तो कार्बन के जो यौगिक हैं उन क्रिस्टलीय एक्रिस्टलीय छांटने में किया जाता है, लेकिन 14 का उपयोग जीवाश्म निर्धारण में, काल निर्धारण में किया जाता है। वैसे ही यूरेनियम के भी जो ये समस्थानिक लिखे गए हैं, इसका फर्स्ट कर लेना ना, यूरेनियम 235 का। यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु भट्टे में ईंधन के रूप में किया जाता है, फ्यूल के रूप में किया जाता है। इसी तरीके से एक डिजीज आपने पढ़ी थी गोइटर, हेंगा रोग, गलगंड रोग, उसकी जांच भी समस्थानिक के द्वारा करते हैं बहुत सारे। तो वो समस्थानिक कौन सा है उसका भी नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसका सीधा ही लिख लो क्योंकि तुम तुक्केबाजी करते हो। आयोडीन 131 का सीधा ही लिख लो, ये नोट डाल के लिखना। घेंगा रोग ओब्लिक लगा के लिखना गोइटर, तो फिर ओब्लिक लगा के लिख लेना गलगंड, तीनों नाम लिख लेना। घेंगा ओब्लिक गोइटर ओब्लिक गलगंड रोग का पता लगाने हेतु आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। अगला भी स्टार पॉइंट करके लिख लो, सीधा ही लिखो, कोई ऑप्शन नहीं देंगे आपको। रक्त परिसंचरण की जांच हेतु, ब्लड सर्कुलेशन का पता लगाने के लिए, भाई सही है कि नहीं है, रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन, हिंदी में लिखो रक्त परिसंचरण, इसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन की जांच करने हेतु, रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन की
जांच करने हेतु सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। समझता नहीं क्या भाई? और वैसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23। किसका उपयोग किया जाता है रक्त परिसंचरण का पता लगाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन का? और घेंगा रोग या गोइटर रोग के लिए कौन सा? कैंसर रोग के लिए कौन सा? और काल निर्धारण या कार्बन डेटिंग। हाँ, और इसके अलावा जो है जिसकी भाई कार्बन के जो तत्व है या कार्बन के जो यौगिक है उनकी संरचना या क्रिस्टलीय रूप बताने के लिए कौन सा किया जाता है? C12 का उपयोग किया जाता है। अब नोट डाल के लिखना। अच्छा मुझे बताओ, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है और द्रव्यमान कितना होता है? हमने अभी एक लाइन लिखी थी कि द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा दें तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। तो अब आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं? परमाणु क्रमांक भी एक है और द्रव्यमान भी एक है, तो एक में से एक गया, कितना बचा? तो लिखो नोट, एकमात्र ऐसा तत्व है, एकमात्र ऐसा तत्व है, एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। अब एक जो तुम खुद करके लाओगे, तो अधिकांश कक्षाओं में सबसे पहले रटा दिया जाता है, लेकिन अपने सबसे लास्ट में। परमाणु में कितने पार्टिकल्स, कितने कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलो जी, लिखा। अब एक तो इन तीनों का आवेश लिख कर लाना। प्लस माइनस आवेश थोड़ी होता है। 1.6 गुणा 10 की घात -27। एक लिख के लाना द्रव्यमान, मास। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? और न्यूट्रॉन का तो कोई आवेश ही नहीं होता, वही तो उदासीन हो गए यहीं पे। ये तो बता ये तो आपको करके ही लाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आप यही रटते हो। जब भी कहीं पढ़ा होगा, पढ़ने गए होंगे, किससे पढ़ा होगा। पहले आवेश लिख के लाओगे, फिर इन तीनों का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन फिर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो उदासीन होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। धनावेश ऋणावेश की बात नहीं कर रही मैं, मान। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं आता है, गोल्डस्टीन, तो फिर क्या करोगे? रदरफोर्ड। क्योंकि रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? बेसिकली नाभिक की, परमाणु के नाभिक। द्रव्यमान और आवेश लिख के लाना। आवेश का मान ज्ञात करके लाना आपको कूलाम में। कितने कूलाम होते हैं? कूलाम में। और एक है द्रव्यमान। दो चीजें मैंने लिखी, एक तो आवेश का मान और एक द्रव्यमान कितना होता है। ये आपका होता है कंप्लीट टॉपिक, अणु व परमाणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। एक सवाल और लिख लो लास्ट में। अच्छा ये लिख लो पहले। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला छोटा कण कहलाता है। ये सवाल है, लिखेंगे अपन। ये टेबल बड़ा को कंप्लीट करके लाना है ना।
इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखना है आपको, इसी तरह प्रोटॉन का आवेश लिखना है। यहाँ कोई आवेश नहीं लिखना है क्योंकि उदासीन होता है। और इन तीनों का द्रव्यमान, लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है भाई, आवेश जरूर जीरो होता है लेकिन द्रव्यमान होता है। अब एक सवाल लिखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला छोटा कण कहलाता है। ऑप्शन लिखना, अणु, परमाणु, तत्व और यौगिक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला छोटा कण कहलाता है, स्मॉल पार्टिकल। यहां नहीं करना अणु परमाणु, कल करना ही आगे। पदार्थ की इकाई अणु कहला रहे थे। अब ये प्रश्न दूसरा है। अब देखो इसमें तीन चार तरह के सवाल बनते हैं। एक तो आपका सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो किस पे बन रहा है, मोल पे, इसके पीछे पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा जो अपन कहें कि इसमें मोस्ट जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक में से मोल वाले में, और मोल वाले में भी थ्योरेटिकल पार्ट का कोई लेना देना नहीं, वो समझना आपको, न्यूमेरिकल पूछे जा रहे। मोल के बाद में आपसे पूछे जा रही है परमाणुकता। क्या पूछी जा रही है, परमाणुकता या एटमोसिटी। उसके बाद में आपको पूछा जा रहा है सम न्यूट्रॉनिक। क्या पूछा जा रहा है, सम न्यूट्रॉनिक। और एक जो पूछा जा रहा है परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए ये पूरे जो ये है, मोल भी उसी पन्ने से निकलेगा आपका, सब न्यूट्रॉनिक है, आपको परमाणु क्रमांक वगैरह वो भी उसी पेज से, और परमाणु द्रव्यमान, पूरा टॉपिक उस एक पेज पे चला है। और वो पेज कौन सा था, हाई हिल्स लिए बिना भी कल नानी और मामी खूब नाचे। हाँ, उसके बाद में ना मांगो पूड़ी सीधा, सॉरी सीधा, हाँ सीधा पूड़ी से चालू, और काजू कतली। ये 20 तत्व थे। ये अगर याद है, इनके परमाणु द्रव्यमान याद है तो आराम से। मोल वाला थोड़ा ध्यान से देख लेना। अगर मोल की संख्या पूछे तो कौन सा सूत्र लगाओगे, द्रव्यमान पूछे तो कौन सा सूत्र लगाओगे, या कणों की संख्या पूछे तो कौन सा सूत्र लगाओगे, ये याद रखना। उसमें वहां कंफ्यूज हो जाओगे ना, उल्टा सीधा सूत्र लगा दोगे, तब फिर जो है दिक्कत आएगी, होगा नहीं। अब हम केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कार्बन के यौगिक। अब देखो आपकी साइंस में 12-13 टॉपिक दे रखे हैं, हमें नहीं पता कि कौन से 5 प्रश्न कौन से 5 टॉपिक से आएगा। अगर ये पता होता तो 5 टॉपिक ही पढ़ लेते, बाकी छोड़ देते। अब आरपीसी ने और भी चालाकी ये करी कि एग्जामों को भी 4 पारियों में कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर दिया। अब किसी की किस्मत ठीक थी तो उसके थोड़े साइंस की इजी मिल गई क्वेश्चन, किसी की किस्मत एकदम से खराब थी तो उसको भर के केमिस्ट्री और फिजिक्स दी, 5 प्रश्न ही उन दोनों के दे दिए उठा के। तो हमें नहीं पता है कि वो 5 टॉपिक कौन से हैं जो हमारी पारी में पूछे जाएंगे, इसीलिए बार बार इन सारे टॉपिक छोड़ सकते नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता। इसीलिए पिछली बार कार्बन की जो यौगिक है उसमें नामकरण में से प्रश्न पूछा, आईयूपीएसी नाम पूछ लिए उसने, कहाँ से कहाँ पूछ लिया, ना हीरा ना ग्रेफाइट ना फुलरीन, कुछ नहीं पूछा उसने। ना कार्बन के यौगिक जो तुम पढ़ते हो, साबुन क्या होते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं, फ्रियोन गैसें क्या होती है, मीथेन गैस क्या होती है, एलपीजी क्या होती है, सीएनजी क्या होती है, ये सब कार्बन के यौगिक है। प्रश्न तो बेसिकली यहाँ से उठाना चाहिए था, लेकिन उसने यहाँ से नहीं उठा के कार्बन का जो यौगिक है उनके आईयूपीएसी नेम पूछे गए हैं। तो ये अपने आप में समझने वाला टॉपिक है थोड़ा सा। तो हेडिंग डालो, कार्बन के यौगिक, कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन